हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बीएसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा भी रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि प्लेटफॉर्म की बुक से जो वॉल्यूम 3 है उससे अभी हम प्रैक्टिस सेट चल रहा था हमारा बीएसएससी सीजीएल का, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। इसमें दोस्तों आपका 15 प्रैक्टिस सेट का सीरीज था, जिसमें कि हमने प्रैक्टिस सेट 11 तक पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आप अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं एक एक करके वीडियो को। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ जो है सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, चाहे वो जीके जीएस हो या फिर मैथ रीजनिंग का प्रश्न हो। सारे प्रश्न का यहाँ पे आपको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। और वीडियो को शेयर आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप सभी से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों का। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए झेलम जो है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी जो नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु की सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है। जैसे इसके अलावे अगर हम बात करें तो सहयोग भी है। उसके बाद गिलगित, जासकर, हुज्जा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास ये सभी जो है हिमालय पर्वत से निकलती है। और इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियाँ में खुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदर है। ये सभी जो है आपके दाहिने तट से इसमें जाके मिलती है। और ये सभी नदियाँ जो है वो सुलेमान पर्वत की श्रेणी से निकलती है। अगर हम बात करें कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो तिब्बती क्षेत्र के कैलाश पर्वत की श्रेणी में बोखर जू के निकट एक हिमनद से होता है, जो कि 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो अगर पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखर जू के निकट एक हिमनद से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 को। दूसरा प्रश्न है कि वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबे अवधि का कार्यकाल रहा है। तो सबसे लंबे अवधि के कार्यकाल रहने वाले राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जिनका सबसे लंबा समय तक कार्यकाल रहा है। इनका कार्यकाल दोस्तों 1950 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। और ये 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। फिर इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन और भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, ये सभी पुस्तकें जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। कौन कौन लिखी गई पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी की देन और भारतीय संस्कृति का खादी का अर्थशास्त्र, ये सभी पुस्तकें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। सबसे लंबे कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। और अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, सेबी का अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के अध्यक्ष की बात करें तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हो जाएंगे माधवीपुरी बुच। कौन? माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की अध्यक्ष बनी है। और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का नाम है हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है। और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पूछा जाएगा कि कैसी संस्था है सेबी, तो एक वैधानिक संस्था है। और इस टाइप का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। और इससे संबंधित एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है सेबी जो है ये भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षण सेबी द्वारा की जाती है, यानी कि ये शेयर मार्केट से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है। तो भारत में 22 भाषाएं जो है उसे मान्यता प्राप्त है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब हमारा संविधान दोस्तों बना था उस समय मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं को मान्यता प्राप्त था, लेकिन सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसे जोड़ा गया। सिंधी भाषा को सिंधी के साथ कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इस तीनों को जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 71वां का आप ट्रिक याद रख सकते हैं नमक के नाम से, नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 92वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली इस सभी को जोड़ा जाता है। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को हम लोग मनाते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें 8 सितंबर को क्या होता है, तो 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं 8 सितंबर को। इसके अलावे 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं। अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है। तो क्षिप्रा नदी जो उज्जैन इसी पे स्थित है दोस्तों। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी पर स्थित है जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है और उज्जैन कुंभ मेले के सिंहस्थ कुंभ मेला में कहा जाता है। अर्ध कुंभ की अगर हम बात करें, अर्ध कुंभ की अगर बात करें तो इस मेले का सिंहस्थ जो है हर छठे वर्ष केवल 2 स्थानों पर हरिद्वार, इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की 4 पवित्र नदियों पर कुंभ मेला चक्रानुसार 3 वर्ष पर एक बार मनाया जाता है और अर्ध कुंभ मेले हर छठे वर्ष केवल 2 स्थानों पर हरिद्वार और इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है। तो ताप्ती नदी जो है ये जाके मिलती है दोस्तों कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी नहीं, खंभात की खाड़ी में जा गिरती है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती के बारे में आपने सुना होगा कि ये दोनों जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, ताप्ती नदी की उत्पत्ति जो होता है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की पहाड़ियों से होता है और ये जो है भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी श्रेणी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गिरना नदी इसके बाएं तट और अरुणावती इसके दाएं तट में जाके मिलती है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए 2 चीज़ आप याद रखिएगा, एक अरब सागर में जाके मिलने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर के हम पहले देख लेते हैं। अरब सागर में जाके गिरती है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, उसके बाद हो गया पेरियार, मांडवी और जुआड़ी। ये जो भी नदियां हैं अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां को आप देखिए तो बंगाल की खाड़ी में जो जाके मिलती है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलने वाली नदियां जो है वो आप याद रखिएगा, वैतरणी, उसके बाद हो गया आपका ब्राह्मणी, गोदावरी, सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है दोस्तों, फिर कृष्णा, महानदी और एक याद रखिएगा कावेरी। ये सभी नदी जो है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, वो सभी नदी जो है कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये सभी आपको मिलती है बंगाल की खाड़ी में। और खंभात की खाड़ी दैट मीन्स अरब सागर में जो जाके मिलती है वो कौन कौन हो गया, फिर से रिपीट कर देती हूँ, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 अधिकतम हो सकती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 जो है ये लोकसभा के बारे में, गठन के बारे में दिया हुआ है। 81 का क के अनुसार सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते और अनुच्छेद 81 के ख में जो दिया हुआ है
इसके अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, और 82 में क्या दोस्तों, देखिए 79, 80 और 81 इस तीनों को आप लोग याद रखिएगा। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80 और 81 तीनों कंटिन्यू है। ठीक है, तो 552 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 9 नंबर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, देखिए कि वर्ष डैश में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR में शामिल हुआ था। देखिए भारत जो है 2016 में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था। 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण, जिसको MTCR कहते हैं, उन राज्यों के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक समक्ष है जो मिसाइलें और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रचार को सीमित करना चाहते हैं। तो G7 जो है वो औद्योगिक देशों के, जैसे G7 में आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका है, द्वारा 1987 में व्यवस्था की इसका जो है गठन किया गया था G7 का। और भारत का आधिकारिक तौर पर 34 सदस्य देशों की जो है वो 27 जून 2016 को सदस्य बना था। किसका? तो MTCR में कितने देश हैं दोस्तों? तो 35 सदस्य हैं MTCR में। MTCR में कितने देश हैं? तो 35 सदस्य हैं, 35 सदस्य हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर और उनके बीच लड़ी गई थी। तो 1526 का जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलकामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और बाबर ने तुगलकामा युद्ध का प्रयोग उज्जैबिकों से ग्रहण किया था। और इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति विधि का प्रयोग भी किया था। और एक प्रश्न हम आपको बता दें, अभी बहुत लोग कहेंगे कि इसमें पहली बार पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। नहीं, पहली बार नहीं किया था दोस्तों। ये इसका 5वां या 6ठा युद्ध, कौन सा युद्ध था? उसने इससे पहले भी जो युद्ध किया था, एक गांव बखेरा या बहुत से ही कुछ नाम है, मैं उसको बताई हूँ आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिएगा, मुझे नाम नहीं याद रहा है, बखेर लिखा हुआ, शायद बखेर या बखीरा है। वहाँ पे जो युद्ध किया था उसमें सबसे पहले उसने तोप का प्रयोग किया था। तो सबसे पहली बार अगर तोप का प्रयोग पूछे ना तो वो बखेरा अगर ऑप्शन रहे तो उसी में लगाइएगा। अगर वो ऑप्शन आपका नहीं रहता है तब आप लगाइएगा पानीपत की लड़ाई में। ठीक है, तो मुझे एक कमेंट आया था कि मैम ये गलत आंसर आप बताई हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल राइट दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं स्पीडी का जो ऑब्जेक्टिव बताई थी ना उसमें ये लिखा हुआ था और मैं इसके लिए आपको टेलीग्राम पे PDF भी दी थी, उसमें भी मैं उसको जो है हाईलाइट कर दी थी उस प्रश्न को। और बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट देखे और बोले भी कि नहीं मैम सही है, पहली बार नहीं पढ़ी, पहली बार उसी में किया था। ठीक है, किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? तो चलिए ईरानी कप का जो खिताब जीता है इसकी बात अगर हम करें तो ईरानी कप का खिताब जीता था शेष भारत। किसने? शेष भारत ने ईरानी कप का खिताब जीता है। अगला बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? तो वायसराय लिटन जो था दोस्तों, लिटन, इसने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था। और लिटन का कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 तक। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का स्थापना किया और यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार भी था। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी थी। और लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन का, तो इसने किचनर परीक्षा को सैनिक परीक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें तो डफरिन का जो है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इसी के समय में, याद रखिएगा। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था?
तो अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत राज्यों में विलय किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और अवध राज्य को 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी गई है और 1848 में अवध का रेजिडेंट कर्नल सिलीमैन, कौन? सिलीमैन जो था, सिलीमैन को बनाया गया था जिसने कुशासन का आरोप लगाया था। और 1854 में आउड्रम को सिलीमैन के स्थान पर भेजा गया जिन्होंने भी कुशासन का आरोप लगाया। और इन रिपोर्ट के आधार पर 1856 में ही नवाब वजीद अली शाह को अवध की गद्दी के पदच्युत कर दिया गया। और फिर 1857 के विद्रोह के समय अवध यानी कि जो वर्तमान नाम लखनऊ है, वहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व महकपरी के नाम से प्रसिद्ध बेगम हजरत महल ने की थी। तो बेगम हजरत महल का किस नाम से जाना जाता है? तो महकपरी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो थे ये त्रिपुरारी सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, त्रिपुरी। और 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और इस सम्मेलन में जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। फिर 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने और वो गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। और इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया था। और इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और उसके बाद महात्मा गांधी सिर्फ एक कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था उसकी अध्यक्षता अधिवेशन के लिए वो चुने गए। और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो ये सारा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। वन वीक वन लैंप थीम आधारित अभियान किस संस्थान या संगठन से संबंधित है? तो वन वीक वन लैब थीम जो है ये आधारित आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से है। वन वीक वन लैब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर वी। 17 नंबर प्रश्न है इंसुक नावर यानी कि रॉड पुशिंग एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो राज्य के लिए स्वदेशी है। तो इंसुक नार यानी कि रॉड पुशिंग एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो मिजोरम राज्य के लिए स्वदेशी है। मिजोरम के लिए मिजो लोगों द्वारा मनाए जाने वाले 3 प्रमुख त्योहार हैं। एक है चापचार, दूसरा है मिमकुट और तीसरा है आपका पालफुट। ये 3 खेल है जो कि मिजोरम राज्यों के 3 त्योहार है जो कि मिजो लोगों द्वारा मनाया जाता है। लेगपुई में हवाई अड्डा स्थापित है तथा कोलकाता, इम्फाल तथा गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें संगीत तथा नृत्य मिजो समाज का अहम हिस्सा है और यही कारण है कि इस प्रदेश को सॉन्ग वर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। सॉन्ग वर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है किसको? मिजोरम को। और 20 फरवरी 1987 में मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। कब? 20 फरवरी 1987 को। और नागालैंड के पर्यटन विभाग प्रति वर्ष दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव आयोजित करता है। और त्रिपुरा बांग्लादेश म्यांमार की नदी घाटियों के बीच अवस्थित है त्रिपुरा। और बिहू कहाँ का है फेस्टिवल? असम का है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर है कि 18 नंबर इसका आंसर आपका मिजोरम हो गया ना। अगला प्रश्न है केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं यानी कि स्नेक बोट दौर को कहा जाता है। तो केरल का पारंपरिक सर्प नौकाएं स्नेक बोट दौर को बलमकली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलमकली कहा जाता है। अगर हम बात करें कि अरमुल्ला अथवा अरानमुला बलमकली एक अनुष्ठानिक नौका दौर है। ठीक है। अरुमुल्ला या अरानमुला
बल्क मकली अनुष्ठान नौकादौर है और इसका आयोजन ओणम त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। और इसमें जो है भव्य सर्व नौकाएं पंबा नदी के शांत जल पर तेजी से ग्लाइडिंग करती है, जो देखने लायक होता है। और यह समारोह में अरुमुल्ला के पार्थ सारथी मंदिर द्वारा संचालित किया जाता है। कंबाला की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंबाला दक्षिणी तटीय कर्नाटक में नवंबर से मार्च के मध्य विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाने वाली भैंसा दौड़ है। भैंसा दौड़ कहाँ पे? कर्नाटक में। और जल्लीकट्टू तो आप लोग जानते होंगे, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। तो देखिए आपका जो है ये कथन बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। दूसरा स्टेटमेंट है महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो दोनों कथन आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता भी माना जाता है और महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको वेटिंग फॉर अबिजा का आत्मकथात्मक कार्य है, तो वेटिंग फॉर अबिजा के आत्मकथात्मक कार्य डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का है। और इसके अलावा जो इनकी पुस्तक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक है रिडल्स इन हिंदुज़्म, दूसरा है पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया और तीसरा है अनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सारी पुस्तकें डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की कृति हैं। वहीं अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की पुस्तक थी गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ये पुस्तक महात्मा गांधी की है। और हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किसकी है? लाला हरदयाल के हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नेहरू हैं। ठीक है, तो ये सारा पुस्तक का नाम याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो भारत में गन्ने के मूल्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। गन्ना एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी? उपोष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए जो औसतन टेम्परेचर चाहिए होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ना एक नकदी फसल है और इसके लिए दोमट और काली मिट्टी उपयोग है। यह एक सर्वाधिक सिंचित फसल है और इसमें श्रमिकों और उर्वरकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। भारत में गन्ना उत्पादन राज्य में उत्तर प्रदेश है सबसे पहले स्थान पे, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गुजरात है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सभी जो है आपका गन्ना उत्पादन है। और गन्ने का प्रजनन का कार्य पूछे तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जा रहा है और इसके लिए 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ 1000 पुरुषों की तुलना में महिला 879 महिलाएं की संख्या है। और पुडुचेरी और केरल जहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, पुडुचेरी और केरल। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए धारा 4 और 55 को निम्नलिखित में किस मामले में फैसला ने खत्म कर दिया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था उसमें 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया धारा 4 और 55 को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में फैसले ने खत्म कर दिया। मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा है जो आर्टिकल 352, 356 और 356 और 360 में आपका दिया हुआ है। 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है, 352 में राष्ट्रीय आपात है और 356 में आपका राष्ट्रपति आपात है और 360 में आपका वित्तीय आपात की प्रावधान किया गया है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जो दिया गया था ये मिनर्वा मिडल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर गुन्नार मिडल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए
रोलिंग प्लान के अंतर्गत अनवर्त प्लान चलती रहती है। और 1978 में दोस्तों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो जनता पार्टी सरकार ने भारत के लिए स्वीकार किया था वो योजना देखिए क्या क्या था। तो एक योजना जो चलाया गया था उसमें ट्राइसेम योजना जो चलाया गया था 1979 में ट्राइसेम योजना चलाया गया था, ट्राइसेम। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना 1989 में चलाया गया था, जवाहर रोजगार योजना। फिर चलाया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में और भारत निर्वाण योजना 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है उडवल्ली गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो उडवल्ली गुफाएं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है उडवल्ली गुफाएं। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर शहर से 22 किलोमीटर पूर्वी विजयवाड़ा से 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये गुफाएं अनंतता पद्मा और भगवान नरसिम्हा को समर्पित है। बौद्ध भिक्षुकों ने इन्हें रेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया और इन गुफाओं में 4वीं और 5वीं शताब्दी में एक पहाड़ी पर ठोस बलुआ पत्थर से बनाया गया था। और भारत में प्रमुख 4 गुफाएं और उसके स्थान को अगर हम देखें तो देखिए क्या क्या है। एक आदमगढ़ का गुफा है। आदमगढ़ का गुफा दोस्तों ये बिहार में है। आदमगढ़ का गुफा, सॉरी आदमगढ़ कहते हैं, बिहार में नहीं है। आदमगढ़ का गुफा जो है आपका वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है आदमगढ़ का गुफा। नेक्स्ट है आपका डुगेश्वरी गुफा। डुगेश्वरी गुफा की अगर हम बात करें तो ये है आपका बिहार में। ठीक है, और एक गुफा है एडा कक्कल गुफा। एडा कक्कल तो नाम से ही स्पष्ट है केरल का है। कार्ले गुफा महाराष्ट्र में और बादामी गुफा कर्नाटक में है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो गया? आपका ऑप्शन जो हो गया उडावली गुफाएं पूछा गया है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? उडावली का आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। वास्को किला डैश में स्थित है। तो वास्को किला जो है दोस्तों ये लद्दाख में स्थित है। वास्को किला लद्दाख में स्थित है और जोरावर फोर्ट लद्दाख के लेह में स्थित है। जोरावर फोर्ट लेह में स्थित लमायुक लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी का पैगोंग झील, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी और ट्रांस जैसे लद्दाख का द्वार भी कहा गया है। बात करें अगर हम गोलकुंडा का किला कहाँ पे है, तो हैदराबाद में गोलकुंडा का किला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, सॉरी केरल में कोचीन का किला केरल में है और गागरोन का किला झलावारा में है। सेंट जॉर्ज का किला चेन्नई में है, सेंट जॉर्ज। और कोरजेम का किला गोवा में है। कोरजेम का किला कहाँ पे है? कोरजेम का किला गोवा में है। ठीक है, अगला देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो भारत का कंडाला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कंडाला बंदरगाह का नाम बदलकर। ये कंडाला एक ज्वारीय और प्राकृतिक पतन है। एन्नोर बंदरगाह देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है, एन्नोर। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? तो भारत में महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत जो है महामारी में लॉकडाउन लगाया गया था। 1897 के तहत प्रथम बार लॉकडाउन लगा था 24 मार्च से 14 अप्रैल तक, जो कि 2020 में लगाया गया था 21 दिन के लिए। फिर कोरोना महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा था, जो कोरोना को महामारी घोषित किया था। और कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू सबसे पहला लगाया था पंजाब राज्य। और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान था। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। तोसंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तोसंगमो झील भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में है तोसंगमो झील। तोसंगमो झील को चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है, चांगू झील। और सिक्किम के महत्वपूर्ण झील में आपका तोसंगमो झील है, मेनचेनो झील है, कार्तिक झील है, खेजोपलड़ी झील है, समिति झील, हरी झील और गुरुडोंगमाट झील स्थित है। गुरुडोंगमाट झील स्थित है। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध हैं? तो भारत सरकार द्वारा 90 अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध हैं। 90 अल्पसंख्यक के लिए सबसे पहले वर्ष उत्तर प्रदेश ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1960 के दशक में किया था। उत्तर प्रदेश ने। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिक से मुक्त पेयजल के सापेक्ष
अस्पष्टता के माप को डैश के रूप में जाना जाता है। तो निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिक से मुक्त पेयजल की सापेक्षिक अस्पष्टता को माप का मैटमैलापन यानी कि डब्ल्यूडीटी के रूप में जाना जाता है। मैटमैलान यानी कि डब्ल्यूडीटी के रूप से जाना जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार जो होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है और या इससे अधिक भी हो सकता है और इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्नापन के इसका कण जो होता है वो छन्नपन के आर पार नहीं जा छन्ना के जो आर पार वो नहीं जा सकता है। ये अस्थायी होता है, जैसे कि नदी का गंदा पानी, धुआं, वायु में धुआं, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शब्द ग्रैंड स्लैम इससे संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम का संबंध टेनिस खेल से है। टेनिस से संबंधित है आपका ग्रैंड स्लैम। टेनिस की सर्वोच्च संस्था दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में पेरिस में हो गई थी और ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन चैंपियन ग्रैंड स्लैम चैंपियन में शामिल है। ये क्रम से इसे याद रखिएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएसए ये होता है, फ्रेंच फिर वो यूएसए होता है, फ्रेंच के बाद यूएसए होता है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म है जिसे आर्देशियर ईरानी ने 1931 में बनाया था और 1913 में जो राजा हरिश्चंद्र आया था ये भारत की पहली फीचर फिल्म मानी जाती है। ठीक है, और एक झांसी की रानी फिल्म थी जो कि भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी, टेक्निकलर। और 3D पूछे 3D कौन थी भारत की? तो माय डियर कुट्टी चातन, ये जो भारत की पहली 3D फिल्म थी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 15 अगस्त को दोस्तों बहरीन, कांगो, दक्षिण कोरिया ये सभी देश जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बहरीन, कांगो, दक्षिण कोरिया। उसके बाद अगर हम बात करें 10, यहाँ पे 10 नवंबर है, अगर 10 दिसंबर होता तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? देखिए ये 10 नवंबर है और याद रखिएगा 10 दिसंबर। तो सबसे पहले नवंबर देख लीजिए, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। हमारे संविधान का भाग 6 जो है, भाग 6 और अनुच्छेद 214 से लेके 231 ये जो है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला इस्पात संयंत्र जो है ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जमशेदपुर में। 1907 में J.N. टाटा ने टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में किया था। टिस्को की स्थापना कहाँ पे? जमशेदपुर में। और बात करें अगर हम, ये कारखाना स्वर्ण रेखा के खरकई नदी के संगम पर स्थित है, खरकई नदी पर। और टिस्को जो है दोस्तों वो लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़, नोआ मांडी से तथा कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिमी बोकारो से होती है। तो इसमें पूछे कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झरिया व पश्चिमी बोकारो से होती है। और टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़, नोआ मंडी यहाँ सभी से जो है वो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। भारतीय संविधान का भाग 15 जो है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध करता है और यह एक संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, सीनियर खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार में से एक है और यह वरिष्ठ खिलाड़ी को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से होती है और इसमें जो पुरस्कार की राशि है
वो दिया जाता है 2 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी यानी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश जो है 18 अगस्त 2010 को सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। 25 जुलाई 2011 को बिहार इस बिल को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है और यह अधिनियम 2010 में लागू हुआ। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1947 से लेके 1950 तक पद पर रहे थे और अब तक कुल 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है और संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो शाहमुखी लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। शाहमुखी लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। वर्ष 1950 से पहले मोडी लिपि का प्रयोग मराठी भाषा के लेखन में किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठी के लिए और ग्रंथ लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत के पल्लव, पांड और चोल राजाओं ने किया था। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के मुख्य रूप से गारो, खासी, जैंतिया यहाँ की आदिवासी समुदाय है जो निवास करती है। और 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में हुआ था और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और यहाँ एक चीज़ हम बता दें कि यहाँ पे एक जीवित जर का पुल है जो मेघालय में पाया जाता है, जीवित जर का पुल। अगला है 43 नंबर। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 में होता है और भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक में भाग लिया था। और भारतीय ओलंपिक संघ के दोराबजी टाटा प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी थी। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। धन विधायक निम्न में पेश किया जाता है। तो धन विधायक जो है दोस्तों वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधायक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है और धन विधायक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं। धन विधायक को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधायक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 103 के उपखंड 3 के तहत। 145 नंबर प्रश्न देखेंगे। 145 नंबर प्रश्न है कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यह आपका बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है और इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो अयस्क है दोस्तों यूरेनियम का वो पिच ब्लेड है, सामरस्काइट और थेरियानाइट है। देश में यूरेनियम की प्राप्ति पूछे तो धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी के सैलो पेमेटाइट्स, मोनाजाइट बालू और चेरालाइट में होती है। झारखंड में सिंहभूम जिले के जादूगोरा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है चेतियागरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है। तो चेतियागरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है बौद्ध पर्व। क्या है? बौद्ध धर्म का। और चेतियागरी विहार महोत्सव नवंबर महीने में आयोजित होता है। चेतियागरी विहार महोत्सव में बौद्ध भिक्षु सारीपुत्र जो हैं और महामोगल्यान के अवशेष देखने आते हैं। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और सांची का स्तूप का चित्रण जो है वो 200 रुपये के नोट पे भी किया गया है। आगे देखेंगे 47 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है और बात करें कि इसका उद्भव जो है वो ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में
थी जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजाति निवास करती थी, भूमध्य सागरीय, प्रोटोअस्ट्रालाइड, अल्पलाइन और मंगोलाइड। सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका देखिए 243 का दौ से लेके 243 का यौरा तक हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 243 के दौ में दिया हुआ है नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 243 के यौ में दिया हुआ है, 243 के यौ में दिया हुआ है नगर पालिका के लेखाओं की परीक्षा। 243 के पौ में दिया है नगर पालिका की अवधि, और 243 के नौ में है स्थानों का आरक्षण, और 243 के यौरा में है महानगर योजनाओं के लिए समिति। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर। एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और बात करें एलोरा की गुफा का, तो इसे यूनेस्को द्वारा 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और औरंगाबाद का नाम अभी बदलकर क्या संभाजी नगर कर दिया गया है, ये आप लोग जानते होंगे। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 को। किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी हर साल जून में 3 दिनों के लिए रक्त लाल हो जाता है। इस घटना के बाद देवी शक्ति के लिए एक भव्य आम्बुबाची मेला उत्सव भी मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंडुंगी ग्लेशियर से निकलती है। और बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी मार्ग का तिब्बती नाम है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो असम में है वो स्थित है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। और वांगो नदी को पीली नदी कहा जाता है, वांगो नदी को पीली नदी। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? तो नाभिकीय संलयन से गुजरने की संभावना किसकी हो सकती है? तो नाभिकीय संलयन जो कि विखंडित नहीं होता है ना, टूटता नहीं है टुकड़ा टुकड़ा में, और विखंडन जो होता है वो खंडों खंडों में मतलब छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है। तो ड्यूटेरियम नहीं टूटेगा। तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है, ऑप्शन सी। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया होती है जिसमें 2 नाभिक संयुक्त होते हैं और एक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाता है। परमाणु संलयन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और संलयन द्वारा बनाया गया नाभिक शुरुआती नाभिक के तुलना में भारी होती है। अब हम बात करें कि सूर्य जो होता है दोस्तों, सूर्य, उसके बाद तारा, और एक हो गया आपका अणुबम, हाइड्रोजन बम, ये तीनों है आपका जो काम करता है नाभिकीय संलयन पे। और अगर पूछे परमाणु बम किस पे काम करता है तो वो विखंडन पर काम करता है, विखंडन पे। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है कहलाती है। तो वो जो वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, क्योंकि तो जब हम लोग इत्र यानी कि जिसको हम लोग परफ्यूम बोलते हैं, अगर वो लगाते हैं तो ठंडा फील होता है, क्योंकि इत्र में उपस्थित विलायक तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन सी। क्या होता है कि जब उसमें जो इत्र उपस्थित होता है वो विलायक हमारे शरीर के ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और वो वाष्पित हो जाता है, इसीलिए। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कोशिका के भीतर छोटी संरचनाओं जो एक साथ कार्य करती है क्या कहलाती है? तो कोशिका के भीतर छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है उसे कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांग कोशिका द्रव का एक बहुत गाढ़ा परिभाषी और चिपचिपा पदार्थ होता है। अगला है 55 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन एक सीमित संसाधन है? तो कोयला एक सीमित संसाधन का उदाहरण है। कोयला, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विखंडनीय पदार्थ ऊर्जा का प्रमुख परंपरागत स्रोत है। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। वहीं अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ऊर्जा के बात करें तो ये सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न आपका हो गया। 56 देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग
एजेंट विद्यमान होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का एक चूर्ण होता है, इसमें क्लोरीन के कारण गंध आती है। 57 नंबर है, पेशी अस्थि से डैश द्वारा संयोजित होता है। तो पेशी अस्थि से केवल कंडारा द्वारा संयोजित होता है। कंडारा, केवल कंडारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। और बात करें कंडारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, टेंडन बोला जाता है इंग्लिश में, कंडारा, टेंडन जो होता है जिसको कंडारा बोलते हैं, वो श्वेत तंतु में ऊतक का भाग होता है। अब आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। मोमबत्तियां तथा सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं। तो मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन जो है इससे बने होते हैं, वो है आपका पैराफिन मोम। कौन सा मोम? पैराफिन मोम। पैराफिन मोम संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना एक सफ़ेद या रंगीन नरम ठोस मोम होता है। यह पेट्रोलियम, कोयला या तेल की परत से बनता है जिसमें हाइड्रोकार्बन अणु का मिश्रण होता है और इससे 20 से 40 कार्बन परमाणु होते हैं। पैराफिन मोम का उपयोग हाथों के स्पा उपचार में या फिर छल्ली और पैरों पर किया जाता है। 59 देखिए, हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन एक जनन की प्रक्रिया है जिसमें कोशिका का एक उभार बनता है जो मुकुल कहलाता है और ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मातृ कोशिकाओं से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है, जिसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सभी मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्योंकि? तो देखिए, सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करता है। अधिक गर्मी को क्या करता है? अवशोषित करता है। और गहरे रंग के कपड़े सूरज की गर्मी का सबसे अधिक अवशोषण करता है और हमारे शरीर को गर्म रखता है। वहीं अगर हम बात करें कि गर्मियों के दिनों में, हम गर्मी के दिन में अगर बात करें तो हम लोग सफ़ेद कपड़ा को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कपड़े सूरज की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं तथा शरीर को ठंडा रखते हैं। और ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी मैनेजमेंट वाला में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें? तो देखिए, उस प्रश्न का आपका अगर गर्मी में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि गहरे रंग का कपड़ा ऊष्मा के अच्छे अवशोषक और खराब परावर्तक होते हैं। इस तरीके से आप आंसर कीजिएगा। अगर पूछे कि गहरे रंग के कपड़े क्या होते हैं, तो गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं और खराब परावर्तक होते हैं। 61 नंबर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करता है। यह धातु निम्न है। तो जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करता है और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। जैसे हम बात करें चांदी, जास्ता, सोना, जल, हीरा, नमक, बिस्मथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पारा, ये सभी दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। और अनुचुंबकीय में आपका आ जाएगा सोडियम, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। 63 नंबर है कि उन दो कोशिकांगों का नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और लबक, माइटोकॉन्ड्रिया और लबक कोशिकाएं में उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। अगला है 64 नंबर प्रश्न, निम्न वर्णित अनावृति बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत की पहचान करें। तो दिया है अनावृत बीजी के बारे में कि बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। ये कथन आपका जो है कार्य गलत चुनने के लिए सही है। संकुर प्रजनन की संरचनाएं हैं, ये भी सही है। इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं, ये भी सही है। इनमें रंगीन फूल पाए आते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अनावृतीय बीजी की प्रमुख विशेषता होती है कि इस वर्ग के पौधे बहुवर्षीय होते हैं। ये मरूदविद स्वभाव के होते हैं। इनके बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता है। इनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। इनमें संकुल प्रजनन संरचनाएं होती है। ये नग्न बीजी को असंख्यित होते हैं और इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं।
और इनमें वायु प्रांगण होता है। सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु साइकस का होता है जो कि एक अनावृति बीजी है, और इनमें अस्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं। तो ये सभी गुण है आपका अनावृतीय बीजी का। 65 नंबर देखिए, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। इस विनियम में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। तो श्वसन जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो विनियम में विसरण प्रक्रम मदद करता है। किसमें? विसरण प्रकरण मदद करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनियम उनके दाब के अंतर के कारण होता है, ठीक है। और पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं जब तक कि वो जगह सांद्रता समान न हो जाए, और यह प्रक्रिया ही विसरण कहलाता है। अगला है 66 नंबर प्रश्न कि तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को में मापा जाता है। तो तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किसमें? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं, जो बराबर होता है आपका दोस्तों 9.46 × 10⁻15 मीटर के। अगला है आपका कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन आपका यूरेनियम हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि पद प्रोटोप्लाज्मा किसने प्रतिपादित किया? तो पद प्रोटोप्लाज्मा जो है ये प्रुकेंजे ने किया था। किसने? प्रुकेंजे ने। 69 है, जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो रुस्का और नॉल जो है ये जर्मन इंजीनियर है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। 70 नंबर है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस जानते हैं मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, ऑप्शन बी। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और वायुमंडल में ऊष्मा को फैलाने वाली गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोनेटेड गैस, ओजोन तथा जलवाष्प, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें से पूछा गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन है। मीथेन के अलावा आपका ऑक्साइड हो जाता है, उसके बाद फ्लोरोनेटेड गैस हो जाता है, ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस, ये सभी होता है। 71 नंबर प्रश्न है कि हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए इसलिए नहीं किया जाता है कि इसका जो रीजन है वो है कि इसमें यह जो है बहुत महंगी होती है। क्या होती है? बहुत महंगी होती है। और चांदी एक मुलायम सफ़ेद चमकदार संक्रमण धातु है। यह मुक्त तत्व के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। चांदी का परमाणु क्रमांक संख्या 47 होता है, और इसका द्रव्यमान संख्या 108 होता है। 108 होता है। यह एक चमकदार ठोस है जिसमें उच्च तन्यता और आघात वर्धनीयता होती है। यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, परंतु महंगा होने के कारण इसके बदले में तांबे के तार का वायरिंग सामग्री में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, कह रहा है कि डैश में गहरे तथा हल्के बंध होते हैं। तो धारीदार पेशी जो होता है इसमें गहरे और हल्के बंध होते हैं। धारीदारी पेशी मांसपेशी ऊतक है जिसमें सरकोमेरस नामक एक दोहराई जाने वाली कार्यात्मक इकाई होती है। अगला है 73 नंबर प्रश्न कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। तो Na2 किसमें है? Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी। और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का पूछे तो वो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। और NaHCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में द्वारा ले जाया जाता है। तो निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में फ्लोएम ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है, और जाइलम ले जाता है जल को। ठीक है। अगला देखेंगे हम दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल है। तो पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल लेमिनेरिया है। कौन है? लेमिनेरिया। शैवाल जो है वो पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है।
अब दोस्तों आपका यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर देखेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। तो 46 का बी हो जाएगा और 47 नंबर आंसर देखेंगे, इसका सी हो जाएगा। 47 का आंसर सी हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा? 48 का डी हो जाएगा। 49 का हो जाएगा आपका बी और 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं, जल्दी जल्दी लगाने में होगा, ठीक है, इसे छोटा करते हैं। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 का, और 81 का हो जाएगा आंसर सी। 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 83 का भी सी हो जाएगा, सी। 84 का आपका बी हो जाएगा, बी। एंड 85 का आपका हो जाएगा सी। 85 का हो जाएगा सी। 86 जो है 86 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 86 का, एक मिनट 86 का आंसर देखती हूँ। हाँ 86 का भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, इसका आंसर 180 हो जाएगा, ठीक है, और इसका 77 था, ठीक है। आगे देखते हैं 87 नंबर प्रश्न का। 87 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7:15 PM, ठीक है। और 88 नंबर प्रश्न देखेंगे, 88 का आंसर ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी। 90 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा और 91 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर प्रश्न। 92 का बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा और नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर भी डी हो जाएगा। 96 का आपका ए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इसका भी डी हो जाएगा और 98 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 99 का क्या हो जाएगा? 99 का ए है और 100 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और अलग एक देखते हैं 101 नंबर प्रश्न का ए होगा, 101 का ए हो जाएगा। और 102 नंबर प्रश्न इधर देखते हैं, 102 का आपका हो जाएगा बी। 103 का हो जाएगा डी। 104 का आपका हो जाएगा 104 का सी। 105 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। 105 का सी है। 106 का ए हो जाएगा और 107 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 107 का डी हो जाएगा आपका डी, ठीक है। और 108 नंबर प्रश्न देखते हैं, 108 का बी हो जाएगा। 109 का डी हो जाएगा और 110 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर इधर दिया हुआ है 110 का, तो 110 का आंसर भी आपका डी हो जाएगा, 110 का भी डी हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है और इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 112 देखेंगे तो 112 का है, सॉरी, इसके बाद 112 का ए हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है और 113 का आपका हो जाएगा, एक मिनट, देखिए 113 का आपका ए हो जाएगा और 114 का डी हो जाएगा। 114 का ए हो जाएगा, 14 का डी है, सॉरी डी है। और 115 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। 115 का तो बी हो गया यहाँ। और 116 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी हो गया। 117 का देखेंगे, 117 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 117 का सी है। 117 का सी है। 118 का आपका हो जाएगा, 118 का डी हो जाएगा। और 119 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। 120 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और 121 यहाँ पे बी हो जाएगा और 121 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 121 का बी। और 122 नंबर प्रश्न का भी आंसर ए हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 125 का आपका हो जाएगा बी। 126 नंबर प्रश्न देखेंगे, 126 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 127 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सॉरी, हाँ नीचे लग गया टिक। और 128 देखेंगे, 128 नंबर देख लीजिए, मिरर वाला प्रश्न है, मिरर कहते हैं, सॉरी, आकृति वाला प्रश्न है 128 का, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है।
और 129 नंबर प्रश्न ये दिया हुआ है, इसका आंसर देख लीजिए, डी हो जाएगा अनंत। 130 नंबर प्रश्न का आंसर है सी, और 131 नंबर प्रश्न का भी डी हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, और 132 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। 133 नंबर प्रश्न का डी, 134 का डी, 135 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। इधर देखते हैं 136 नंबर प्रश्न है, 136 का आपका बी हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न का बी, 138 का भी बी, और 139 नंबर प्रश्न का आंसर ए, 140 का आपका ए। ठीक है, आगे देखते हैं 141 नंबर प्रश्न का आंसर ए है, और 142 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। डी इधर ऑप्शन है, डी दिया हुआ इधर। 143 को देखेंगे ए, 144 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 144 का आंसर क्या दिया हुआ है, तो सी, और 145 का बी। 146 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 147 का है ए, 148 का है सी, और 149 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, और 150 का सी हो जाएगा। तो ये 150 प्रश्न का सीरीज था दोस्तों, समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अब आपका 3 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, इसे 3 दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।